नमस्कार। प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत जारी व्याख्यान श्रृंखला में आज मैं प्रसिद्ध कथाकार जैनेंद्र की कहानी पत्नी के रूप पक्ष पर चर्चा करूँगा, जिसे आप शिल्प पक्ष भी कह सकते हैं। पिछले व्याख्यान में इस कहानी के कथानक और उसके परिवेश के बारे में चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि यह कहानी व्यक्ति के अंतर्जगत, उसके मनोभावों को समझने के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी रही है। जिस समय के कथाकार लगातार सामाजिक स्थितियों का चित्रण अपनी कहानी में सोद्देश्य लेखन के अंतर्गत कर रहे थे, जैनेंद्र और आगे चल कर के अज्ञेय इन दो रचनाकारों ने मनुष्य के सूक्ष्म अंतर जगत को भी समझने की कोशिश की। यह कहानी पत्नी एक स्त्री के सूक्ष्म अंतर जगत को समझने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। इसी तरह की एक कहानी अज्ञेय ने भी लिखी है, रोज कहानी, जिसकी बहुत चर्चा होती है। लेकिन फ़िलहाल हम जैनेंद्र के इस कहानी पत्नी पर और उसके रूप पक्ष पर अपनी बात केंद्रित करेंगे और यह भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि स्थितियों की अपरिवर्तनीयता, पारिवारिक परिवेश की जड़ता, स्त्री की गैर मुखरता, उसका कम पढ़ा लिखा होना, यह सब इस कहानी में बहुत ही गहरे विन्यस्त है। संसार भर के दुख अगर परिवार में कोई ढोती है तो वह स्त्री ही होती है सबसे पहले, क्योंकि पुरुष उन दुखों को मुक्त करने के लिए या उन दुखों का विरेचन करने के लिए तमाम सामाजिक स्थितियों से मिलता जुलता है और टकराता रहता है। लेकिन स्त्री के पास सिर्फ ढोने के लिए दुख है। जैनेंद्र ने इस पत्नी कहानी में पात्र सुनंदा के माध्यम से इसी बात को व्यक्त किया है, जिस पर कि पिछले व्याख्यान में मैंने विस्तार से आपको बताया है। अब आज के इस व्याख्यान में जब हम इसके शिल्प पक्ष की चर्चा करेंगे तो उसमें इसके संवाद के बारे में बात करेंगे, इसके भाषाई विधान के बारे में बात करेंगे और पाठक के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जिक्र करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज का जैसा यह चित्रण करती है यह कहानी, उस दौर में इससे कहीं अधिक जटिल भारतीय समाज था। केवल व्यक्ति को अलगा करके आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्ति मन पर पड़ने वाला प्रभाव का सीधा संबंध समाज मन से बनता है या उससे जुड़ता है। क्योंकि सामाजिक हलचलें चाहे जितनी तेज हों, लेकिन उनका कोई न कोई असर तो पारिवारिक गतिविधियों पर पड़ता ही है। पति की झुझलाहट, पति की गुस्सा, पति की नफ़रत, पति की बेरोजगारी और पति के मन में चलने वाले बहुत सारे सरोकार, सामाजिक और गैर सामाजिक, यह सब का दबाव अंततः घर के भीतर कैद पत्नी के ऊपर ही पड़ता है और पुरुष इससे अनजाना है। वो जानने की कोशिश ही नहीं करता कि तुम्हारी गतिविधियों का सीधा असर इस परिवार के ऊपर क्या पड़ रहा है। और वो भी एक ऐसी पत्नी जो अकेली है, जिसका एक बच्चा था और जो अब दुनिया में नहीं है। आखिर उसके अंतर जगत का जो हाहाकार है, उससे उपज जो रिक्तता है, उसे भरने की कोशिश कौन करेगा? क्या ये पति की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या कालिंदी चरण की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो पत्नी को समय देते, पत्नी के मनोभावों को समझने की कोशिश करते, उसका भी सामाजिक विस्तार करते, ताकि
स्मृति में जो अवसाद व्याप्त है, जिस दुख के पहाड़ को अकेली वो ढोती 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 चली जा रही है, उसमें थोड़ी सी शिथिलता आ पाती, थोड़ी सी वह भी समाज से जुड़ करके उन दुखों से कुछ हद तक मुक्त हो पाती। तो यह कहानी की जो पृष्ठभूमि है, यही वातावरण को निर्मित करती है, यही संवाद को निर्मित करती है, और यही तरह तरह के सरोकारों से जुड़े प्रश्नों को भी पैदा करती है। अब इसके साथ अब देखिए, इस कहानी का जो संवाद है उस पर जरा सा हम बात करते हैं सीधे, क्योंकि इस कहानी में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कहानी में घटनाओं की न्यूनता, स्थितियों की गतिहीनता एवं पात्रों के विकास की संभावनाओं का अभाव जैनेंद्र के रूप पक्ष को निर्मित करता है, जो कहानी में स्फूर्ति, उत्साह और आशा जैसी सकारात्मक स्थितियों को उभरने ही नहीं देता। लेखक व्यक्ति की मन स्थितियों के जरिए सामाजिक विडंबनाओं और पाखंड का बहुत शानदार और रोचकता के साथ उद्घाटन भी करते हैं, और इस प्रक्रिया में पात्र के अंतर्द्वंद्वों को आमने सामने रखकर कहानी को खुद अपनी यात्रा तय करने का अवसर भी देते हैं। इस कहानी में जैनेंद्र जी पति पत्नी की जो दो विरोधी चरित्र वाली स्थितियां हैं, उनको उस रूप में नहीं देखते, बल्कि उनकी संवादहीनता के भीतर से निकलने वाली फुसफुसाती सी आवाज़ों के माध्यम से उनके मानसिक निर्मित को उद्घाटित भी करते चलते हैं। सुनंदा अपने जीवन की यांत्रिक भाव से जीती ही है, जिसे यह पता नहीं चलता कि उसके भीतर की उठ रही हलचलों की क्या ऊंचाई है। यह पाठक ही तय करता है कि सुनंदा की हलचलों को देखने व समझने के लिए उसकी जीवन स्थितियों से गुजरे, जिससे दबी आवाज़ के भीतर उठ रही सिसकियों के स्वर को सुना जा सके। इस रूप में आप देखेंगे कि इस कहानी में संवाद के दो स्तर हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि इन दो स्तर में एक तो आत्म संवाद है और दूसरा है पर संवाद है। आत्म संवाद के अंतर्गत सुनंदा खुद से संवाद करती है, और पर संवाद के अंतर्गत वह पति से संवाद करती है, जो बहुत नहीं होता। इस पर संवाद से, जो पति से संवाद की जो गतिहीनता है, वह सुनंदा के हलचलों का पता नहीं देती, जबकि वह जो खुद से संवाद करती है उससे उसके पूरे मानसिक गठन का पता चलता है। असल में इस कहानी में सुनंदा के सोचते रहने में जैसा विकास होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी विकास के भीतर बहुत शानदार तरीके से उसके अंतर जगत का उद्घाटन भी होता रहता है। उसके चारित्रिक जो अंतर्द्वंद इस कहानी में दिखाई देते हैं, असल में वह इसी के सोचने में ही स्पष्ट होते जाते हैं। जरा कहानी के आरंभ में ही सोचने का यह दृश्य देखें, कितना मार्मिक है। कोट है ये कहानी का, उसे सुने। शहर के एक ओर तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला। वहाँ चौक में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। अब इस पर जो अनकोट वह जाने क्या सोच रही है, इस वाक्य पर जैनेंद्र साहब का बहुत जोर है। इस जाने क्या सोच रही है नामक वाक्य में बहुत कुछ के सोचने का वे संकेत भी करते हैं। इस सोचने को भी जैनेंद्र जी एक जगह लिखते हैं, नहीं सोचती कहाँ है, अलस भाव से वह तो महज बैठी हुई है। इसी अलस भाव से बैठी वह पति कालिंदी के आने का इंतज़ार करती है, क्योंकि 1 बज गया है और वे नहीं आए हैं। उसकी चिंता उनके खाने की है और उन्हें बेपरवाही से बचाने की भी है। वे अपने दोस्तों के साथ आते भी तो हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं देते। खाने की भी चिंता नहीं करते, केवल बातें करते हैं। सुनंदा से इसी बीच मित्रों के खाने की बात जब कालिंदी करते हैं, तब वह अनसुना कर देती है, क्योंकि वे क्षमा भाव से बोल रहे हैं और सुनंदा नहीं चाहती कि वो क्षमा भाव से बोले।
उसके आत्म संवाद से बहुत कुछ प्रकट होता है जो परिवार के ताने बाने की जटिलता का पता देता है। इस अवसर पर सुनंदा के साथ कालिंदी चरण का जो संवाद है वह वातावरण को और भी तनावपूर्ण बनाता है। उस संवाद को जरा सुने। सुनंदा चून की थाली और चकला बेलन और बटलोही वगैरह खाली बर्तन उठाकर चल दी, कुछ भी नहीं बोली। कालिंदी ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ और हैं, खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चल जाएगा। सुनंदा कुछ नहीं बोली। उसके मन में बेहद गुस्सा था। वे उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं? हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ खाना और बना दो, जैसे मैं कोई गैर हूँ? अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि इनके ही काम में लगी रहूँ। मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना। और वह चुप रही। कालिंदी चरण ने जरा जोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बटलोही को खूब जोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं है। उसे तनिक भी सुध न रही कि अभी बैठे बैठे इन्हीं अपने पति के बारे में कैसी प्रीति की और भलाई की बातें सोच रही थी। इस वक्त भीतर भीतर वह गुस्से से घुट रही थी। क्यों बोल भी नहीं सकती तुम? सुनंदा तब भी नहीं बोली। तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। यह कहकर कालिंदी तैस में पैर पटकते हुए लौटकर चले गए। अब आप देखिए कि इस संवाद के भीतर से जो पूरा के पूरा वातावरण की यंत्रणादायक स्थितियां हैं कैसे स्पष्ट होती हैं। सुनंदा के अंतर जगत में उठ रही हलचलें एक दूसरे को कैसे काटती हैं, जैसे पत्थर पानी को काटता है। एक तरफ उसका पत्थर जैसा कठोर दिल है और दूसरी तरफ पानी जैसा मुलायम और सुकोमल। और दोनों के स्थितियों के बीच में जैसे ये कहते कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई सुनने के लिए थोड़ी हैं, हम कोई गैर थोड़ी हैं। और फिर वह खुद ही अपने पर अनुशासन और नियंत्रण करती है। और नियंत्रण करते हुए वह सोचती है कि भला यह सब भी मैं क्यों सोच रही हूँ। अर्थात जैनेंद्र उस परिवार के भीतर, परिवार की चार दीवारी में कैद स्त्री में के स्वर को भाषा दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक स्थितियां अभी उतनी अनुकूल नहीं हैं, इसलिए वो क्रांति की बात भी नहीं कर सकते कि स्त्री अचानक विद्रोह कर बैठी। उसे तो धीरे धीरे होना था। और आप सब जानते हैं कि जैनेंद्र की यह सुनंदा अब बहुत मुखर है। आज़ादी के बाद जिस स्त्री विमर्श की बातें उठी, हिंदी साहित्य में जो स्त्रियां और हिंदी संसार में स्त्रियों ने जिस तरह से प्रवेश पाया है, शिक्षा से लेकर के, तकनीक से लेकर, प्रौद्योगिकी से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, हर क्षेत्रों में जैसे उन्होंने दखल दी है, वह सुनंदा अब समझदार हो गई है और बड़ी हो गई है। अब वह किसी की सुनेगी नहीं, वह कम से कम अपनी बात तो कहने की स्थिति में आ गई है। लेकिन जैनेंद्र की सुनंदा के पास यह विकल्प नहीं था, क्योंकि देश पराधीन था। उसे अभी बहुत आगे की यात्रा करनी थी। इसलिए यह कहानी की जो विश्वसनीयता है वो यही है। कल्पना करिए कि जैनेंद्र इस चरित्र को ऐसा गढ़ देते कि क्रांति कर रही है और लाठी लेकर के वह निकल गई रास्ते में और कहा कि नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी, तो शायद यह कहानी इतनी विश्वसनीय नहीं हो पाती। क्योंकि समय से आगे कहानी को जाना तो चाहिए, लेकिन समय भी तो उसमें दिखना चाहिए। और जो समाज था वो पुरुष वर्चस्व का समाज था, सामंतवादी समाज था। और सामंतवादी समाज में आप जानते ही हैं कि जो फ्यूडल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा शिकार तो स्त्री ही होती है। और वह स्त्री चाहे सवर्ण हो चाहे अवर्ण स्त्री हो, माने चाहे जिस भी वर्ग की स्त्री हो, बल्कि जो निम्न वर्ण की जो स्त्री है वह दोहरे स्तर पर शोषित होती है। एक तो घर के भीतर अपने पुरुष दर्प के कारण से और दूसरे जाति व्यवस्था के कारण से वो तो दोहरे स्तर पर शोषित होती है। तो सुनंदा के बारे में कहा है कि स्त्री संभ्रांत कुल की संकेत स्पष्ट है
कि कोई गैर संभ्रांत कुल की स्त्री नहीं है जिसे आप संभ्रांत कहते हैं, जिसे आप संपन्न कहते हैं, जिसे सुशिक्षित कहते हैं, उस परिवार की वो आती है। लेकिन जब संभ्रांत कुल की स्त्री 20-22 साल में चूल्हे की आग को राख होते देख रही है, तो आप सोचिए गैर संभ्रांत कुल की स्त्रियों के क्या हालात रहे होंगे। जैनेंद्र की यह कहानी इस रूप में बहुत ही अंतर्दृष्टि संपन्न कहानी है। और इसका जैसे मैंने आपके सामने एक लंबा संवाद जो पढ़ा, वह संवाद यही बताता है कि सुनंदा बहुत द्वंद्व में है और अंततः पति के पक्ष में ही समर्थन देती है और उसे यही लगता है कि नहीं, पति खुश रहें, इनका खुश होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर वह कमज़ोर है, वह कोई निर्णय अभी ले नहीं सकती। वो सारा दुख उसके भीतर ही, मैंने अपने सारे दुख के पहाड़ को भीतर पिघलाने के लिए ही स्वतंत्र है। बाहर व्यक्त करने की आज़ादी अभी उसके पास नहीं थी और यही वजह है कि वह सारे दुख के पहाड़ को खुद निगल जाना चाहती है। और जब पति महोदय सामने प्रकट होते हैं तो हंसती खिलखिलाती खुश होती आती है, जैसे कि उसके भीतर कोई दुख हो ही नहीं। लेकिन वह चाहती है कि पति उसके अंतर्जगत में झांकें, वह देखने की कोशिश करें कि उसके भीतर चल क्या रहा है। और यही कहानी में संकेत है। ये कोई वायवी बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये कहानी बताती है। जो वो कहती है कि तनिक एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि तुम खाई कि नहीं खाई, मैं संतुष्ट हो जाती, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं पूछा। तो ये बहुत ही मार्मिक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। इस रूप में आप देखें कि इस कहानी के संवाद में सुनंदा ने पति से सिर्फ एक बार कुछ कहा जो कि खुद भी में रोचक है। वो केवल अंत में यही कहती है, एक ही वाक्य बोलती है कि खाओगे नहीं, एक तो बच गया। अब सोचिए उसकी चिंता में पति की कितनी बड़ी जगह है कि खाओगे नहीं, एक तो बच गया। यह वाक्य उसने इतने प्यार से बोला था कि कालिंदी को निरुत्तर होना ही था। लेकिन यहाँ भी जैनेंद्र ने कालिंदी को यह कहकर कमज़ोर कर दिया है कि उन्होंने बिना यह जाने कि खाने की क्या स्थिति है सुनंदा से पूछ लिया, खाना और है? जिस पर सुनंदा से ले जाने की बात की। कालिंदी उद्धरण है। कालिंदी आकर सुनंदा से बोला, यह तुमसे किसने कहा था कि खाना वहाँ ले आओ? मैंने क्या कहा था? सुनंदा कुछ नहीं बोली। चलो उठाकर लाओ थाली, हमें किसी के यहाँ नहीं खाना खाना है, हम होटल जाएंगे। सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी कुछ देर गुम खड़ा था। तरह तरह की बातें उसके मन में और कंठ में आ रही थी। उसे यह बात अपमान की तरह मालूम हुई और अपमान उसे असह्य था। उसने कहा, सुनती नहीं हो कि कोई कुछ कह रहा है? सुनंदा ने और मुंह फेर लिया। क्या मैं बकते रहने के लिए हूँ? सुनंदा भीतर भीतर घुट गई। मैं पूछता हूँ कि जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या जरूरत थी? सुनंदा ने मुड़कर और अपने को दबाकर धीरे से कहा, खाओगे नहीं, एक तो बच गया। कालिंदी निरस्त्र होने लगा। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीरे से कहा, अचार लेते जाओ, खाना और नहीं है। अच्छा लाओ अचार। सुनंदा ने अचार ला दिया, जिसे लेकर कालिंदी चला गया। अब इसमें स्पष्ट है कि कालिंदी को लज्जा भी नहीं आती और अचार मांग करके खुद को विजेता की भूमिका में वो ले आता है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुनंदा इस पूरे संवाद के भीतर एक अफसोस की तरह भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करती है। लेकिन यह संवाद असल में सुनंदा के मन की तमाम उसकी गुत्थियों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होता है। इस संवाद के माध्यम से जैनेंद्र उसके एक स्त्री के मन में झांकने की कोशिश भी करते हैं और असल में इस कहानी की यही शिल्पगत विशेषता भी है। समाज मन की हलचलों को बहुतों ने देखा है, लेकिन व्यक्ति मन की हलचलों को शायद जैनेंद्र ने पहली बार देखा है। इस कहानी में असल में कालिंदी और मित्रों के बीच जो संवाद हैं और उनके लिए सुनंदा के दरवाजे नहीं खुले हैं। उदाहरण के लिए, क्रांति और आतंक के माध्यम से जिस भारत माता को वे लोग मुक्त करवाना चाहते हैं, उसका सटीक उत्तर जैनेंद्र सुनंदा की टिप्पणी में देते हैं। उत्साह उसके लिए अपरिचित है। इसी तरह खाने को लेकर भी
मित्रों के बीच के जो संवाद हैं वो अंततः सुनंदा के चरित्र को ही विस्तार देते हैं और कालिंदी को छोटा करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि संवाद को रोचक बनाने की प्रक्रिया में जैनेंद्र ने एक वाक्य जो लिखा है कि उत्साह उसके लिए अपरिचित है। क्यों अपरिचित उसके लिए उत्साह है? क्यों नहीं वह पूरे विमर्श में उत्साही संवाद में सहभागिता करने की छूट उसे भी प्राप्त है? क्यों सैकड़ों सवाल सैकड़ों बार उससे पूछे जाते हैं लेकिन सुनंदा झुंझलाती नहीं। लेकिन एक बार अगर वह खराब से जवाब दे देती है तो पुरुष नाम का प्राणी कालिंदी हिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या पति पत्नी के रिश्तों में पत्नी ही सुनने के लिए मजबूर है? पति को नहीं सुनना चाहिए? जैनेंद्र यह सवाल खड़ा करते हैं और बताते हैं कि पति पत्नी परिवार के दो पहिए हैं, जो कि भारतीय समाज की जो संरचना है इसको भी महादेवी वर्मा ने आगे चल कर के श्रृंखला की कड़ियाँ जो 1942 में उन्होंने लिखी उसमें विस्तार से इस पर बात किया है कि पति पत्नी के रिश्ते कैसे होना चाहिए। किसी क्रांति की बात नहीं होती, सहचर और सानिध्य की बात होती है। उन्हें संवाद धर्मी होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी यही बताती है कि लड़ने झगड़ने की बातें नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे की ज़रूरतों को समझे बगैर ये जो गृहस्थ जीवन है वो चल नहीं सकता, क्योंकि दोनों का अतिवाद परिवार को कहीं नहीं ले जाएगा। दोनों का अतिवाद परिवार को तोड़ देगा और परिवार की इकाई जब टूटेगी तो धीरे धीरे समाज भी टूटेगा। इसी नाते आप सब जानते हैं कि जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं जो पढ़ लिख करके IITs के माध्यम से, मेडिकल के माध्यम से खूब पैसा रुपया कमाते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, बिलियंस उनके पास कमाई होती है और वह विदेश चले जाते हैं और आप देखेंगे कि अपने न बुज़ुर्गों का ख्याल करते हैं न अपने परिवार ख्याल करते हैं। वो अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम दाम्पत्य, स्निग्ध दाम्पत्य जीवन की बड़ी चिंता उनके पास रहती है। वो अगर विदेश की भूमि में भी हैं, स्वदेश से बहुत दूर हैं, अगर दाम्पत्य, सहज दाम्पत्य स्नेह उनको प्राप्त है तो अपने एकांत में भी दुखी नहीं होंगे और अपने अवसाद से किंचित वे मुक्त रहेंगे। लेकिन कल्पना करिए कि सुदूर बैठा हुआ व्यक्ति, पति पत्नी के संबंधों में अगर तनाव आ गया, जो हज़ारों मील दूर यहाँ से बैठा हुआ है, तो सवाल क्या होगा। और इसीलिए देखिए कि ये बढ़ते हुए तनाव में पश्चिम में परिवार अब बिखरने शुरू हो गए हैं। भारतीय परिवार अभी बंधे हुए हैं अपने संस्कारों की डोर से, अपने संबंधों की डोर से, लेकिन पश्चिम में परिवार का जैसा विघटन हो रहा है, यानी संयुक्त परिवार तो हिंदुस्तान में भी टूट गए हैं, भारत में भी टूट गए, पूरी दुनिया में टूट रहे हैं। अब तो न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट आ गया है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में भी पश्चिम में बहुत ज़्यादा संकट आ गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि महत्वाकांक्षा, पहले तो संवाद नहीं था, अब महत्वाकांक्षा बहुत हाई हो गई है, अब दोनों की महत्वाकांक्षा बहुत हाई हो गई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यह कहानी एक संतुलन बनाती है। यह कहानी ऐसा भी नहीं कहती कि सुनंदा और कालिंदी दोनों को अति महत्वाकांक्षी हो जाना चाहिए, कि दोनों अगर अति महत्वाकांक्षी हो जाएंगे तो भी तनाव बढ़ेगा। दोनों को सहचर होना चाहिए, दोनों को सहभागी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना चाहिए। तो इस कहानी की जो प्रासंगिकता है, इसकी जो मार्मिकता है, इसकी जो हार्दिकता है, वो यही है। और इसी नाते इस व्याख्यान को मैंने चुना ताकि नई पीढ़ी या जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं वो इस बात को समझ सकें कि उनकी विरासत ही इस तरह की है। उनके पास ये सब लिखा हुआ है, परिवार के बारे में, समाज के बारे में उन्हें ज़रूर अध्ययन करना चाहिए और उसके हिसाब से अपने मनोभावों को बहुत ही सुंदर, सार्थक और सहभागी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस अर्थ में अब थोड़ा इस भाषा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इस कहानी के संवाद के भीतर ही भाषा की प्रश्नाकुलता दिखाई देती है, यानी प्रश्नात्मक भाषा इस कहानी का प्राण तत्व है, जो परिवेश को बहुत घना कर देती है
और यह सुनंदा के भीतरी संघर्ष और बाहरी समर्पण को बखूबी स्पष्ट करने में सक्षम भी होती है। और असल में यही इस भाषा की खूबसूरती है, जो तनावजन्य अनेक स्थितियों को स्पष्ट करती हुई आगे बढ़ती है। आरंभ में भाषा का तनाव तो आपको मैंने बता ही दिया, जब वो कहते हैं कि शहर के एक और तिरस्कृत मकान। अब इसमें देखिए, इस भाषा में तिरस्कृत मकान, अंगीठी, दुबली पत्ती जैसे शब्दों से लेखक सुनंदा की हालत का संकेत करता है। आग का राख होना अपने आप में बहुत व्यंजक है। यह सुनंदा के सुनसान जीवन को भी बताता है और पति की पत्नी के प्रति विमुखता को भी बताता है, क्योंकि पति पत्नी के समस्याओं से पूरी तरह अपरिचित है और इसीलिए वह कहानी में जैसे बार बार कहते हैं कि उसके लिए जोश का कारण समझ में नहीं आता, उत्साह उसके लिए अपरिचित है। अब इस भाषा में इन्होंने पूरे कथानक को जैनेंद्र ने जो स्वर दिया है वह बहुत ही मार्मिक है। स्पष्ट है कि इस कहानी की भाषा में एक हताश और निराश औरत की भाषा है, जो पति परायण होने के लिए अभिशप्त है। पुरुष उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा संपूर्ण हिस्सा घेर चुका है, जिसे वो बाहर तो आना चाहती है लेकिन संभव नहीं होता। पति की चिंता उसे विपरीत स्थिति में भी अपने दायित्व का बोध करवाती है और पति के प्रति समर्पण को विवश करती है। वह जिस भाषा में सोचती है, असल में उसी भाषा में वह विपत्ति में जीवन जी भी सकती है। तो इस सब देखें कि इस तरह से इस कहानी की जो भाषा है बहुत ही तार्किक और विश्लेषणात्मक भी है, खासकर उन जगहों पर जब मित्रों के साथ कालिंदी क्रांति और आतंक पर विचार करते हैं और कालिंदी जो पहले आतंक के विरोध में बोलते हैं और उसके बाद पत्नी के झटका देते ही आतंक के पक्ष में समर्थन देने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस पूरे कहानी की भाषा को स्मृत गर्भी भी बनाती हैं, जो गहरी सांकेतिकता लिए हुए है। और स्मृत गर्भित होने का मतलब यह है कि कहानी की भाषा बहुत ही सांकेतिक है और अर्थ बहुल है। तो इस रूप में आप देखेंगे कि जैनेंद्र की जो स्थिति है वो बहुत ही इस कहानी में बहुत ही स्पष्ट है। इस कहानी के जब जहाँ तक प्रभाव की बात है तो यह कहानी अपने प्रभाव तत्व में बहुत ही शानदार है और वह बार बार सुनिंदा की मनोमालिन्य से जुड़ करके सुनिंदा के समर्थन में आवाज़ देती हुई कहानी है। वह सुनिंदा के पक्ष में पक्षधर कहानी है, सुनिंदा के साथ खड़ी होती कहानी है। और इस रूप में अगर आप कह सकते हैं कि जब स्त्री विमर्श नहीं था तब स्त्री के अस्तित्व को, उसकी अस्मिता की शिनाख्त करती हुई यह कहानी है। और इसका मतलब यह मत समझिए कि उसने विद्रोह नहीं किया है तो कैसे स्त्री अस्मिता की कहानी हो सकती, नहीं। उसके बीच में, उसके मन में विद्रोह का सतत अंकुरण होता है, लेकिन सामाजिक और नैतिक बंधनों में वह थोड़ी शिथिल है। लेकिन जैनेंद्र ने कई जगह ऐसा संकेत छोड़ा है। वही संकेत है जो बहुत ही अर्थबहुल है, सांकेतिक है और बहुत ही गहरी लयात्मकता के साथ कहानी में दर्ज हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस कहानी को सुनने के पढ़ने के बाद कालिंदी चरण नाम का पुरुष थोड़ा डाउन होगा, थोड़ा अपनी जटिलता में थोड़ा कम होगा और सुनंदा भी अपने समर्पण में थोड़ी कम होगी, अर्थात सुनिंदा का दुख दूर होगा और कालिंदी का जो वर्चस्व की भावना है उसमें थोड़ी कमी आएगी। अगर ऐसा हुआ जैसा कि होना चाहिए और होगा ही होगा और हो रहा है, तो मुझे लगता है यह कहानी सार्थक होगी, चरितार्थ होगी और हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक कहानी होगी, क्योंकि जिस एक समाज से यह कहानी विकसित होती है और उसी समाज को दूसरे समय में बदलने की कोशिश करती है। तो कहानी की यही सार्थकता, यही प्रभाव है कि एक समाज से वह स्रोत ग्रहण करती है, लेकिन दूसरे में उस समाज को परिष्कृत करते हुए नए समाज का संकेत देती है और नए समाज के
निर्माण के स्वप्न देखती है। इस रूप में यह कहानी स्वप्नदर्शी कहानी है और यही इस कहानी की चरितार्थता है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।